नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसबीटेट नवंबर 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला राज्य समर्पित बायोचर कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो भारत का पहला जो बायोचर कार्यक्रम शुरू किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में शुरू किया गया है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचल के किस ज़िले में जो है वो राज्य का पहला जो बायोचर कार्यक्रम शुरू हुआ है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले से हुआ है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हिमाचल से ही करंट अफेयर का आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों एससी की इस सूची में कितनी जातियां शामिल है। तो हिमाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जातियों की जो सूची है उसमें कितनी जातियां शामिल है, तो उसमें 56 जातियां हैं। तो याद रखना जितनी भी हमारी एससी कास्ट है, शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं, उनकी जो जातियों में हिमाचल प्रदेश में आते हैं वो 56 जातियों के लोग आते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ये भी नवीनतम आंकड़ा है, इसलिए करंट अफेयर में ये गिरिराज में आया था, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप भी एसबीटेट नवंबर 2025 की तैयारी कर रहे हो और अभी भी एसबीटेट नवंबर को 2025 में क्लियर करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ। मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में ये हमारी क्लासेस का है। और अब मंथ बहुत कम रह गया है, तो अगर आप हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो 7876145409 हम इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके हमसे हैंड रिटन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और हिमाचल में कहाँ पे? किन्नौर में। किन्नौर में भी कहाँ पे सर? यूलाकांडा में। जब आप यूलाकांडा घूमने जाओगे तो वहाँ पे किन्नौर यूलाकांडा जाओगे तो वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर है, जो कि आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 1947 में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर क्या थी। तो जब 1947 में जो हिमाचल प्रदेश है उसकी साक्षरता दर बहुत कम थी। 1947 में हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 7% थी। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार हिमाचल की साक्षरता दर कितनी थी। तो 2011 वाली बहुत पूछी जाती, तो 82.80%। 82.80% ये 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर थी। लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि साक्षरता दर के हिसाब से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला, तो साक्षरता दर के हिसाब से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है हमीरपुर, जहाँ से भारत का पहला राज्य समर्पित बायोचर कार्यक्रम भी शुरू किया गया। तो हमीरपुर के अगर मैं साक्षरता दर की बात करूँ तो इसका था 89.01। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल के हमीरपुर में रहते हैं हिमाचल में। और हिमाचल का 2011 के अनुसार खुद कितना था? 82.80%। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि धर्मपुर कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है जहां सितंबर 2025 में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी। तो बात करें धर्मपुर की, तो धर्मपुर जो है वो कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है और यहाँ पे तबाही जो है वो किसने मचाई थी। तो धर्मपुर में आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही आई थी। यहाँ पे एक बाढ़ आती है और बाढ़ ने मतलब नदी में उफान आ जाता है और पूरा बस स्टैंड डूब जाता है, बसें वगैरह सारी डूब जाती है, जैसा आपने पीछे देखा था। तो वहाँ पे है सोनखड्ड। याद रखना है सोनखड्ड कहाँ पर है। तो सोनखड्ड आपकी कहाँ पर है? आपके धर्मपुर के साथ लगती है। और अगर मैं बात करूँ सोनखड्ड की, तो सोनखड्ड जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है सोनखड्ड। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो सोनखड्ड ने जो है वो धर्मपुर में भारी तबाही अभी मचाई थी। तो सोनखड्ड किसकी सहायक है? ब्यास की है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और धर्मपुर मंडी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक जलवायु संवेदनशील राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो हिमाचल जो हमारा हिमाचल है, प्यारा हिमाचल, हिमाचल ने जो है वो जलवायु संवेदनशील राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक किया है? तो 2040 तक। हिमाचल चाहता है कि 2040 तक हिमाचल प्रदेश क्या है? जलवायु संवेदनशील राज्य बने। ये लक्ष्य यहाँ पे रखा है सुक्खू सरकार के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा शहर है जिसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो वो परवाणु है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परवाणु आपको याद रखना है।
तो परमाणु के द्वारा जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 है इसमें दूसरा स्थान हासिल किया गया है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में जो पहले नंबर पे रहा है वो कौन सा स्थान रहा है, तो वो आपको मध्य प्रदेश का एक देवास, मध्य प्रदेश का देवास जहाँ पे नोट बनाने की फैक्ट्री भी है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो देवास जो है वो नंबर 1 पे रहा है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में हिमाचल प्रदेश का दूसरा जो स्थान रहा है वो परमाणु रहा है। और अगर बात करता हूँ मैं पहला स्थान जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 का रहा है वो आपका कौन सा रहा है, तो वो रहा है आपका देवास, जो कि मध्य प्रदेश में। देखो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की मैं अगर बात करूँ तो इस श्रेणी में वो शहर आते हैं जिस जहाँ पे 3 लाख से कम आबादी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 25 लाख का पुरस्कार दिया जाता है शहर के लिए, अगर कोई इसको जीतता है। तो परमाणु जीता है तो 25 लाख परमाणु को भी मिले होंगे। तो ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। प्रथम स्थान किसका है, पुरस्कार कितना दिया जाता है, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश से 2025 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 जो मिलेगा वो शशि पॉल को मिलने वाला है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो शशि पॉल की बात करें तो इनको हिमाचल प्रदेश में 2025 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से चुना गया। ये हिमाचल के ऐसे टीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको 2025 में क्या मिला है, नेशनल टीचर्स अवार्ड। अच्छा, शशि पॉल का संबंध किस जिले से है, तो शशि पॉल का संबंध सर सोलन जिले से है। जेबीटी है ये, जेबीटी की फुल फॉर्म आप टेट की परीक्षा देने जाओगे एक बार जेबीटी की फुल फॉर्म पूछ ली थी। जेबीटी की फुल फॉर्म होता है जूनियर बेसिक टीचर, तो ये आपको जरूर याद रखना है। और इनको शशि पॉल को किसने सम्मानित किया, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 कब मनाया गया। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस 2025 है वो 11 जून को मनाया गया था। और इसकी जो थीम थी वो थी खेल चुने और हर दिन। तो खेल चुने हर दिन ये इसकी थीम थी, पूछा जा सकता है। तो ये बात आपको जरूर याद रखना है, थीम क्या थी कि खेल चुने हर दिन, ये थीम थी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की। अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ये बात आपको ज़रूर बेहतर तरीके से याद रखनी है, ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 11 जून को मनाया जाता है और थीम थी खेल चुने हर दिन, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो जी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर कि वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान रहा है। तो वैश्विक लैंगिक जो अंतर रिपोर्ट 2025 अभी आई है इसमें भारत का जो है वो 131वां स्थान रहा है। दोस्तों बात करें 148 देशों में से वैश्विक लैंगिक जो रिपोर्ट थी इसमें जो भारत है वो 131वें नंबर पर रहा है। और टोटल स्कोर जो है वो 64.4% भारत का रहा है। और याद रखना जारीकर्ता जो है वो विश्व आर्थिक मंच है। कौन है, विश्व आर्थिक मंच इसकी जारी करता है। और विश्व लैंगिक अंतर रिपोर्ट जो है वो कौन सा संस्करण था, तो ये संस्करण था भाई 19वां। याद रखना है कौन सा संस्करण था, ये 19वां संस्करण था, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो गलत नहीं करेंगे, भारत का वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में 131वां स्थान रहा है, जिसमें टोटल स्कोर भारत का 64.4% है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो याद रखना विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और संस्करण जो है वो वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट का जो ये संस्करण था ये 19वां संस्करण था, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जून 2025 में जो भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख है उसकी रणनीति के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो राजीव गेई। तो राजीव गेई को जो है वो भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बात आपको डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं, नए उप सेना प्रमुख बने हैं वो राजीव गेई साहब बने हैं। अच्छा बात करें यहाँ पे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हाफ ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो 2025 की बात है, जून 2025 की बात है कि भारत के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम के में शामिल किया गया। तो हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है भारत के कैप्टन कूल माही, महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो इनको जो है वो क्या है
आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। जी अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, जिसको ईटीआई भी आप कहते हैं, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऊर्जा जो आपका संक्रमण सूचकांक है, इसको भारत में 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। और याद रखना ये 118 देशों में से भारत 71वें नंबर पे रहा है। तो याद रखना कि भाई ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 71 नंबर रहा है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। टोटल 118 देश इसमें थे। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो है फॉरेस्टिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजेक्शन 2025। तो फॉरेस्टिंग आपका क्या है? आपका फॉरेस्टिंग नहीं, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजेक्शन 2025 इसकी थीम है। और जारीकर्ता इसको जो है वो, अगर बात करें आपकी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की, तो इसको जारी करेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कलगोनी, जो स्विट्जरलैंड में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। कुछ टफ क्वेश्चन भी होता है, कुछ आसान क्वेश्चन भी होते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को लेकर चलना पड़ता है, तब जाके टॉपिक अच्छे से समझ आता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल हमारे हिमाचल से आती है। इनका नाम है कंगना रनौत, मंडी की सांसद है। अगर बात करें मंडी से सांसद है, तो इनको विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है कंगना रनौत जी को। इनका नाम आपको जरूर याद रखना है कि कंगना रनौत को क्या बनाया गया है। तो कंगना रनौत को विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के लिए क्या किया गया? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो जल विद्युत का जो दशक 2025 से जो 2035 तक जो बोला गया है, वो अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? जो अरुणाचल प्रदेश की सरकार है, इसने क्या बोला कि 2025 से 2035 तक हम जल विद्युत का दशक मानेंगे। ये बात इन्होंने यहाँ पे करी है। अगला क्वेश्चन एक बार पुनः हम देख लेते हैं कि जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स 1998 टू 2014 के लेखक कौन है? तो एक नई किताब आई है, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स। तो ये लिखी है AK भट्टाचार्य। तो AK भट्टाचार्य ने जो ये बुक लिखी है, जिसका नाम है इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर 2025, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जून 2025 में किताब को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की दोस्तों अगर बात करें तो ये आपका 21 जून को मनाया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम की, तो इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और तो यहाँ पे जो थीम थी वो थी एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग। यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी, जो कि 21 जून को मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 2014 से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के अंदर 21 जून को मनाना शुरू किया है, जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये बात आपको जरूर याद रखनी कि योगा फॉर वन अर्थ एंड वन हेल्थ, ये इसकी थीम थी। 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जी अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो जून 2025 में जो हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, वो जो प्रदान किया गया, वो पार्वती तिकरी को। किसको किया गया? जो पार्वती तिकरी है, इनको जो है वो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के नए महालेखा एवं नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? कल वाले करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये बात तो आपको पार्वती तिकरी का नाम जरूर याद रखना है। इनको मिला है 2025 के लिए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। तो ये जरूर आपको याद रखना है। तो भारत के नए CGA जो बने हैं, भारत के जो नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं, वो TC कल्याणी बने, जो कि 29वें अधिकारी थे भारत के। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। भारत के 29वें CGA बने हैं ये। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो बने हैं, वो TCA कल्याणी बने हैं भारत के, याद रखना है। और अगर बात करें TCA कल्याणी की, तो ये भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होते हैं, जो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है RBI का, वो किया गया है शिरीष चंद्र मुर्मू। किसको किया है? शिरीष चंद्र मुर्मू ने।
तो शिरीष चंद्र मुर्मू आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई है, ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि आरबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई के महाराष्ट्र में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और गवर्नर जो है वो संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बनाए गए हैं। 4 डिप्टी गवर्नर है आपके, पूनम गुप्ता, जे स्वामीनाथन, टी रविशंकर, इसके अलावा शिरीष चंद्र मुर्मू जो अभी हाल में ही बने हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर इस समय वर्तमान में, 1 गवर्नर है और 4 क्या है, डिप्टी गवर्नर है। गवर्नर कौन है? गवर्नर संजय मल्होत्रा है, डिप्टी गवर्नर 4 है, पूनम गुप्ता है, आपका जे स्वामीनाथन है, टी रविशंकर है और शिरीष चंद्र मुर्मू है। ये सारे नाम आपको डिटेल से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि भाई सितंबर 2025 में वो कौन सा राज्य है जहां पे गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो वो बिहार के 2 स्थल, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, इन दोनों को, एक उदयपुर झील बिहार में भी है, इन दोनों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। और इंडिया में अब 93 रामसर साइट हो गई है, जो कि एशिया में सबसे अधिक है। अभी तक 91 आपने पढ़ी होगी हर जगह, लेकिन 2 और अभी नई बनी है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। तो 93 रामसर साइट हो चुकी है, जो कि एशिया में सभी देशों में सबसे ज़्यादा रामसर साइट इंडिया में हो जाती है। आज का आखिरी क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला है। और जारीकर्ता जो संगठन है वो द हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल है। तो ये नाम आपको जरूर याद रखना है। जारी किसने किया है? तो जारी किया है द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जोश, नई उम्मीद के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।